हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 11 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले कल के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, विच इंटर्नशिप प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली टू प्रोवाइड न्यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू फ्रेश टेक्निकल ग्रेजुएट्स इन स्मॉल सिटीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो जो भी फ्रेश टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से नए इंटर्नशिप प्रोग्राम को रिसेंटली लॉन्च किया है। ऑप्शन थे अर्बन इंटर्न, टुलिप, स्मार्ट इंटर्न और यूथ इंटर्न। तो इसका सही आंसर है बी, टुलिप। टुलिप नाम से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो भी फ्रेश टेक्निकल ग्रेजुएट्स होंगे उनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप की जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जाएगी। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन था, थीम ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 विच इज़ प्रपोज्ड नेक्स्ट ईयर। थीम क्या होगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की? न्यू कोविड-19, न्यू चैलेंज कोविड-19, लॉकडाउन इकोनॉमी, ग्रेट रीसेट और द ग्रेट पेंडेमिक। तो इसका सही आंसर है सी, द ग्रेट रीसेट। ये थीम होने वाली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2021 प्रोग्राम की या इस समिट की, जो अगले साल ऑर्गेनाइज की जानी है डावोस, स्विट्जरलैंड में। तो सही आंसर हो गया इसका सी, द ग्रेट रीसेट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, चाइना रीचेज अकॉर्ड विद इंडिया ऑन LAC स्पेड। चाइना ने रिसेंटली ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि चाइना और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो भी ऑनलाइन टेंशन अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चल रही थी उस पर काफ़ी मुद्दों पे रजामंदी दोनों कंट्री की साइड से बना ली गई है और उसके बेसिस पे ही दोनों साइड ने यानी इंडिया और चाइना ने अपनी अपनी तरफ से पार्शियल डिसएंगेजमेंट कुछ पॉइंट्स पे करना स्टार्ट कर दिया है। इससे एक दिन पहले इंडिया ने अनाउंस किया था कि जो पार्शियल डिसएंगेजमेंट है बॉर्डर पे वो किया जा रहा है। उसके बाद चाइना ने भी इस बात को कंफर्म किया है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। कुछ लोकेशंस पे ही ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात है वो की गई है अभी तक। और इनमें जो मेन दो पॉइंट्स हैं, पेगोंग सो लेक और नाकुला पास जो सिक्किम में है, वहाँ पर अभी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं किया गया है। केवल ये जो एग्रीमेंट है वो ईस्टर्न लद्दाख में कुछ लोकेशन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही रजामंदी बनाई गई है दोनों कंट्रीज़ के बीच। ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉर्मल पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जो ईस्टर्न लद्दाख रीजन में स्थित हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14 जिसके बेसिस पे ये अभी काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगले 10 दिनों में और जो बातचीत है, जो डिस्कशन है और निगोशिएशन है वो किया जाना है। उनमें मेनली 4 अदर पॉइंट्स की बात की गई है जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17, चुसुल और नॉर्थ बैंक ऑफ पेगोंग लेक। तो पेगोंग लेक का पेगोंग लेक के बारे में जो डिस्कशन है वो भी किया जाना है अगले 10 दिनों में। तो ये जो मुद्दा है ये करीब 1 से 1.5 महीने से चल रहा था और मेनली ये स्टार्ट हुआ था पेगोंग सो लेक और नाकुला पास सिक्किम में, जब चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा जो पेट्रोलिंग है काफ़ी एग्रेसिवली की गई। तो ये जो पूरा मुद्दा है इसमें मेनली 4 लोकेशन ज़्यादातर न्यूज़ में देखी गई हैं। 3 लोकेशन है लद्दाख में, इनमें है पहला पेगोंग सो लेक, दूसरा है धैनचेक और तीसरा है गालवान रिवर वैली। और एक लोकेशन है सिक्किम में और सिक्किम में है नाकुला पास। इनमें पेगोंग सो लेक और नाकुला पास पे अभी तक कोई ब्रॉड कंसेंसस नहीं बन पाया है। बाकी एरियाज़ में केवल वेस्टर्न सेक्टर में यानी कि लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में ये बातचीत की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले टाइम में पेगोंग सो लेक और नाकुला पास को भी इस डिस्कशन में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये स्टार्ट हुआ था चाइना ने मई महीने में, जो अपनी तरफ से एग्रेसिव पेट्रोलिंग स्टार्ट की और इंडिया के बॉर्डर के अंदर चाइनीज़ जो ट्रूप्स और चाइनीज़ सैनिकों के द्वारा जो टेंट लगाए गए उसके बाद ये पूरा डिस्प्यूट है वो स्टार्ट हुआ। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्टर से मिलकर बना है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा है सेंट्रल सेक्टर और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर का जो बॉर्डर है वो लद्दाख और चाइना के तिब्बत पार्ट के बीच की बाउंड्री है। सेंट्रल सेक्टर में 2 स्टेट आते हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर टच करते हैं, वो दो स्टेट है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और ईस्टर्न सेक्टर में भी 2 स्टेट आते हैं,
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो इनका बॉर्डर चाइना के बॉर्डर से टच करता है। इंडिया और चाइना की जो टोटल बाउंड्री है उसमें इन तीनों सेक्टर में लेंथ ऑफ सेक्टर के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा सेक्टर है वेस्टर्न सेक्टर, दूसरे नंबर पे आता है ईस्टर्न सेक्टर और सबसे छोटा सेक्टर है यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर। दूसरी न्यूज़ है कोविड-19 टर्न्स इंडियाज अर्बन ब्लाइट। कोविड-19 का जो इफेक्ट है वो इंडिया के अर्बन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा देखा गया है। अगर हम दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर ग्राफ के थ्रू अर्बन सिटीज़ के बारे में जो टोटल नंबर ऑफ केसेज हैं एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ हैं उनको कंपेयर किया गया है। इसमें जो हाईएस्ट है वो मुंबई है, टोटल नंबर ऑफ केसेज में भी, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स में भी। तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर का किस तरह से ग्राफ टोटल केसेस के रिगार्डिंग और टोटल डेथ्स के रिगार्डिंग चल रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया है। आज की डेट में कोविड-19 के जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 2,86,897 तक पहुँच गए हैं। 2,86,000 केसेस से ज़्यादा केसेस हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में एक नया रिकॉर्ड बना, एक दिन में 10,787 केसेस पाए गए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 3 लाख की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो केसेस हैं उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में कम हुआ था लेकिन फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात प्राइड ग्रोज एज इट नाउ होस्ट 674 गिर लॉयंस। तो पिछले कुछ सालों में देखा गया था, 2015 की एक सेंसस में देखा गया था कि जो गिर में लॉयंस हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी। 2015 में ये जो संख्या थी वो 523 पाई गई थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए गए और अभी आज के टाइम में 2020 में जो गिर लॉयन का सेंसस करवाया गया उसमें 674 गिर लॉयन की संख्या देखी गई है। गुजरात प्राइड इटसेल्फ ऑन होस्टिंग एशियाटिक लॉयन एक्सक्लूसिवली and their number have now risen to an estimated 674 in गिर फॉरेस्ट रीजन एंड अदर रेवेन्यू एरियाज ऑफ कोस्टल सौराष्ट्र। तो जो गुजरात का एरिया है, जो सौराष्ट्र का एरिया है, वहाँ पर मेनली इस एरिया में गिर लॉयन ज़्यादातर पाए जाते हैं। जो साउथ सौराष्ट्र का एरिया है तो इस एरिया में गिर लॉयन पाए जाते हैं और मेनली जो गिर लॉयन है वो स्पेसिफिक इसी लोकेशन में पाए जाते हैं। इंडिया के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो गिर लॉयन है वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। 2015 में ऐसा देखा गया था, उससे पहले भी ऐसा देखा जा रहा था कि ये जो लॉयन है ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच गए थे, लेकिन अभी की सेंसस बताती है कि 2015 के मुकाबले गिर लॉयन का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 29% राइज हुआ है, जो एक कमेंडेबल बात मानी जा सकती है। ये जो एशियाटिक लॉयन है ये प्रोटेक्टेड एरिया जो सौराष्ट्र रीजन के हैं वहाँ रिसाइड करते हैं, वहाँ रहते हैं। इसके अलावा जो एग्रो पेस्टोरल लैंडस्केप है सौराष्ट्र का वहाँ पर ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर दो मेन बात बताई गई है इस पर्टिकुलर सेंसस में। एक तो जो टोटल नंबर ऑफ लॉयन है वो 674 हो गए हैं, जो 29% राइज या इंक्रीज माने जा रहे हैं। इसके अलावा जो टोटल एरिया है जिसमें लॉयन पाए जाते हैं वो एरिया भी बड़ा है। तो देयर आर टू वेरी गुड न्यूज़। पॉपुलेशन ऑफ मैजेस्टिक एशियाटिक लॉयन लिविंग गुजरात गिर फॉरेस्ट इज अप बाई ऑलमोस्ट 29%। ये पहली चीज़ है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इज अप बाई 36%। दूसरा पॉइंट है कि जो गिर लॉयन का एरिया था जियोग्राफिकली वो भी बढ़ा है, वो भी 36% बढ़ा है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंसस में और आर्टिकल में इन दोनों बातों को हाईलाइट किया गया है। करीब 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया 2015 में पाया गया था, जो 2020 में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। तो नंबर भी बड़ा है लॉयन का, और लॉयन के जो एरिया है, जितने एरिया में लॉयन पाए गए हैं वो एरिया भी बड़ा है। ये जो यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है वो हर 5 साल में लॉयन का सेंसस किया गया है। 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020। तो ये जो सेंसस है लॉयन का ये 5 ईयरली रेगुलर सेंसस किया जाता है। अगर हम टाइगर सेंसस की बात करें तो टाइगर की जो सेंसस होती है वो 4 ईयर्स में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो गिर लॉयन का सेंसस है वो हर 5 साल में किया जा रहा है। ये दो डिफरेंट बातें हैं टाइगर सेंसस में और लॉयन की सेंसस में। इसके जो कारण हैं, जो मेन कारण बताए गए हैं ऑफिसर्स के द्वारा, फॉरेस्ट ऑफिसर ने बोला है कि जो लॉयन की संख्या बढ़ने के कारण है वो है कि जो नई स्ट्रेटजीज अपनाई गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो नए इंटरवेंशंस किए गए हैं जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हैबिटेट मैनेजमेंट, इंक्रीज इन प्रे बेस, ह्यूमन लॉयन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज किया गया, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट किया गया, हेल्थ केयर इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ वैक्सीन,
आफ्टर सम लॉयन वर इन्फेक्टेड विद कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो पिछले सालों में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से गिर लॉयन की काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई थी, तो वैक्सीन को इम्पोर्ट करके इस डेथ को कंट्रोल किया गया और जो लॉयन है उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल किया गया। तो ये जो रीज़न है, इनके कारण गिर लॉयन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है पिछले 5 सालों में। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, पीएमओ गेट्स टाइम टू रिप्लाई इन पीएम केयर फंड प्ली। पीएम केयर फंड को लेकर एक पेटिशन पहले फाइल की गई थी, जिसमें पीएम केयर फंड में जो पैसा आया है उसके बारे में डिटेल्स आउट करने के लिए गवर्नमेंट को बोला गया था। बट पीएमओ की तरफ से ये रिप्लाई आया था कि पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जिसके कारण जो डिटेल्स हैं वो नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद एक और पेटिशन फाइल की गई और इसमें ये बोला गया कि पेटिशन सीकिंग टू डिक्लेयर पीएम केयर फंड एज पब्लिक अथॉरिटी अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो इस पेटिशन में बोला गया है कि पीएम केयर फंड को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी के रूप में डिक्लेयर किया जाए। तो इस पेटिशन पे सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है और दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से यानी पीएमओ ने ये इस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स पीएमओ की तरफ से फाइल किया जाना है उसके लिए थोड़ा टाइम मांगा है। तो ये जो पर्टिकुलर फंड है ये कोविड-19 को देखते हुए स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो फंड है इसमें मिनिमम डोनेशन 10 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर एक न्यूज़ है निसर्ग साइक्लोन के इम्पैक्ट के बारे में। निसर्ग साइक्लोन बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन नहीं है, ये अरेबियन सी का साइक्लोन है। ये अरेबियन सी में जून के महीने में ही क्रिएट हुआ था। यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है और वेस्टर्न कोस्ट पे है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में क्रिएट हुआ था निसर्ग साइक्लोन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निसर्ग साइक्लोन किस पर्टिकुलर ओशियन में ओरिजिनेट हुआ। तो ये ओरिजिनेट हुआ है अरेबियन सी में, और इसने मुंबई के आसपास के एरिया, महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया को थोड़ा बहुत जितना भी प्रभावित किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, चाइना डिसरिगार्डिंग हिस्टोरिकल कमिटमेंट ऑन नाकुला पास। यहाँ पे नाकुला पास के बारे में बताया गया है। चाइना के साथ जो इंडिया की बॉर्डर को लेकर जो डिस्कशन और निगोशिएशन चल रहे हैं उसमें नाकुला पास को लेकर चाइना ने अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है। और नाकुला पास का जो बॉर्डर है ये अगर हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट देखें तो हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट है जो सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन ऑफ 1890 के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्रूफ है जो इंडिया की ओनरशिप सिक्किम की पूरी टेरिटरी पे बताता है। तो ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है ये है सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन ऑफ 1890 एज ए प्रूफ ऑफ इंडियाज ओनरशिप ऑफ दिस टेरिटरी। तो इस टेरिटरी के अकॉर्डिंग सिक्किम इंडिया का पार्ट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में चाइना का जो रवैया रहा है वो नए नए एरियाज में जाकर उनकी तरफ से एग्रेशन किया गया और कहीं ना कहीं जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनको वॉयलेट करते हुए चाइना की तरफ से ये जो काम है वो किए जा रहे हैं। अभी जो मेजर स्कफल दैट टुक प्लेस एट नाकुला पास ऑन May 9, sources said it was unusual for Chinese troops to open up a part of LAC that has not been in contention before। पहले इससे रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर कोई झगड़ा नहीं था और अभी पिछले एक महीने में चाइना ने ऐसे जो काम है वो करना शुरू किया। अगर हम इस पर्टिकुलर कन्वेंशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द बाउंड्री इन एरिया इज बेस्ड ऑन वाटरसेट प्रिंसिपल। तो सिक्किम की ये जो बाउंड्री है जो तिब्बत और सिक्किम को अलग करती है ये वाटरसेट प्रिंसिपल के बेसिस पे है। इसका जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि बाउंड्री ऑफ सिक्किम एंड तिब्बत शैल बी द क्रेस्ट ऑफ माउंटेन रिज सेपरेटिंग द वाटर फ्लोइंग इनटू सिक्किम तीस्ता एंड इट्स एफ्लुएंट फ्रॉम वाटर फ्लोइंग इनटू तिब्बतन मोचू एंड नॉर्थवर्ड इनटू अदर रिवर्स। यानी कि एक तरह का रिज बना हुआ है। इस रिज के दूसरी साइड, एक साइड जो वाटर फ्लो कर रहा है और जो दूसरी साइड वाटर फ्लो कर रहा है, इनके बीच की जो रिज है ये बाउंड्री का काम करेगी। तो एक साइड है सिक्किम के तीस्ता रिवर में एक साइड पानी जाता है और दूसरी साइड में जो तिब्बत के रीजन है मोचू और उसके नॉर्थ के जो रीजन है उधर पानी जाता है। तो इन दोनों वाटर डिवाइड के बीच का जो रिज है, जो माउंटेन है, वो
ही बाउंड्री का काम करेगा सिक्किम और तिब्बत के बीच एज पर दिस कन्वेंशन। और ये बहुत ही क्लियर है। और अगर हम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बॉर्डर बहुत ही क्लियर है, अनलाइक वेस्टर्न बॉर्डर जहाँ पर क्लैरिटी बहुत बड़े लेवल पे बहुत क्लियर तरीके से या पेपर में बहुत ही क्लैरिटी नहीं है। वहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन होने के कारण वेस्टर्न सेक्टर में बॉर्डर डिमार्केशन बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन सिक्किम के एरिया में बॉर्डर बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है। और अगर इस ट्रीटी को देखें तो बॉर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकेशन ऑफ नाकुला कुड बी डिसर्न बाई एनीवन एज द वाटर सेट पार्टिंग लाइन इज द एरिया ऑफ वॉज वेरी प्रोमिनेंट। बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है ये पर्टिकुलर एरिया। ऑन देयर एग्जिस्ट नो एम्बिग्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ पास सिंस जियोग्राफिक रियलिटी कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। जो भी जियोग्राफी है वहाँ की, जो भी रिज है और जो रिज में पास स्थित है, उसको चेंज ही नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच क्लियर। अभी ये जो इससे रिलेटेड बॉर्डर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स है वो 2003 में भी जो देन प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी और जो चाइना के प्रीमियर थे वेन जियाबाओ, उनके बीच काफ़ी मैप्स एक्सचेंज किए गए और एग्रीमेंट किए गए जो इंडिकेट करता है कि दैट इंडिया रिकॉग्नाइज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन एज पार्ट ऑफ चाइना एंड बीजिंग रिकॉग्नाइज सिक्किम एज स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो ये जो 2003 का एग्रीमेंट था और जो मैप इंडिया और चाइना के बीच एक्सचेंज किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना और तिब्बत ने सिक्किम को इंडिया का पार्ट माना। और बहुत ही क्लियर तरीके से ये बात अपनाई गई थी 2003 में। जो भी बाउंड्री एट सिक्किम थी वो अनडिस्प्यूटेड थी, लेकिन उसको एक्चुअल में डिमार्केट नहीं किया गया था। ये दोनों कंट्रीज के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, सिक्किम इंडिया का पार्ट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो बाउंड्री थी दैट रिमेन्स अनडिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड। तो बाउंड्री एक्चुअल में डिमार्केट नहीं की गई थी, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी थी दोनों कंट्रीज के बीच। और 2003 के एग्रीमेंट और मैप्स भी यही बताते हैं। इंडिया ने एक्सेप्ट किया था 1890 की ये ट्रीटी एज द बेसिस फॉर अलाइनमेंट, बट ट्रीटी हैज़ ओनली बीन पार्सली इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड। पूरी तरह से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी। और इसके कारण चाइना डिसरिगार्ड कर रहा है हिस्टोरिक कमिटमेंट जो भी नाकुला पास में इंडिया और चाइना के जो भी लीडर्स हैं उनके बीच साइन किए गए। उनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो चाइना की तरफ से पिछले कुछ टाइम में निगेट की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाकुला पास। और अगर सिक्किम की बात आती है तो इसका एग्रीमेंट जो सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन ऑफ 1890 है, ये इंडिया की ओनरशिप बताता है टेरिटरी का, सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन 1890। मॉस्को वोंट इंटरफियर। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद रसिया ने भी बोल दिया कि इंडिया और चाइना के बीच के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये दोनों कंट्री के आपस की बात है, बायलैटरल टॉक्स के थ्रू ही इनको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये सेकेंड कंट्री हो गई रसिया जिसने इंडिया और चाइना के बीच की इस डिस्प्यूट को इन दोनों कंट्री पे ही छोड़ा है। यूएस रिपोर्ट टेक्स नोट ऑफ सीएए एंड एनआरसी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की है और ये एनुअल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है, आईआरएफ रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको। और ये रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड जो होती है उससे रिलेटेड मुद्दों पर बात करती है। और उनके इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इंडिया के काफ़ी मुद्दों को डिस्कस किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया 2019 में। इसके अलावा जो सीएए एक्ट इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया, या फिर एनआरसी की जो प्रोसेस असम में हुई और पूरी कंट्री में किए जाने की बात की जा रही थी, मॉब लिंचिंग से रिलेटेड हो कोई इवेंट या एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड इवेंट हो, इन सारी चीज़ों के बारे में यूएसए के द्वारा मेंशन किया गया इस लिस्ट में। तो इसमें सारी कंट्रीज़ के, वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम को लेकर कुछ वायलेशन किए जाते हैं, तो यूएस के इस डिपार्टमेंट के द्वारा उन सारे मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है इस रिपोर्ट में। ये जो रिपोर्ट है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। ये एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टीसन कमीशन है एंड इट सेपरेट फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो स्टेट डिपार्टमेंट जो यूएसए का है उससे सेपरेटली ये अपना काम करती है। अप्रैल में इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो को रिकमेंड किया था और इंडिया की जो रिलीजियस फ्रीडम पे रैंकिंग थी, जो रेटिंग थी, उसको डाउनग्रेड करके कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डालने की बात कही थी इस डिपार्टमेंट ने।
और ये इंडिया में जो पिछले कुछ सालों में रिलीजियस माइनॉरिटी और रिलीजियस फ्रीडम को लेकर जो काम हुआ है उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा चाइना से रिलेटेड कुछ माइनॉरिटी पे जो अटैक किए जा रहे थे उन पे भी इस रिपोर्ट में बात की गई। यहाँ पर कुछ चाइनीज़ माइनॉरिटी के बारे में बताया गया है। युगर, तिब्बतन, फलून गोंग फॉलोअर एंड क्रिश्चियंस वर बीइंग रिप्रेस्ड बाय चाइना। तो चाइना की जो माइनॉरिटी उगर मुस्लिम्स हैं जो जिनजियांग प्रोविंस में रहती हैं, चाइना के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है इनका। इसके अलावा तिब्बतन्स भी माइनॉरिटी हैं। इसके साथ ही साथ फालून गोंग भी चाइना में एज ए माइनॉरिटी रिसाइड करते हैं, और क्रिश्चियंस। तो उगर, तिब्बतन, फालून गोंग और क्रिश्चियंस ये चाइना की माइनॉरिटी मानी जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑयल वेल ब्लेज क्लेम लाइव ऑफ 2 फायरमैन। अब असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न असम में स्थित है वहाँ पर ऑयल वेल में आग लगने के कारण 2 लोगों की जान चली गई। तो ये जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट है। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम का एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, और इस एरिया में बगजान वो जगह है जहाँ पर ये ऑयल वेल में ब्लास्ट हुआ और आग लगी। तो ये जो नेशनल पार्क है ये न्यूज़ में है, तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस स्टेट में डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क है असम में। न्यू गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक्जॉटिक स्पीसीज से रिलेटेड एक्जॉटिक स्पीसीज के इंपोर्ट से रिलेटेड नई गाइडलाइंस इशू की है। एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज अगर किसी पर्सन के द्वारा इंपोर्ट की जाएंगी तो उसके लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। जो भी पर्सन इनको लेके आएगा उनको अपने आप डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी उन स्पीसीज की सारी डिटेल्स। The move comes as outbreak of COVID-19 has raised global concern about illegal wildlife trade and zoonotic disease। तो पिछले कुछ टाइम में जो zoonotic disease को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। वर्ल्ड ओवर zoonotic disease बहुत तेज़ी से फैल रही है और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी बढ़ रहा है। तो उनको लेकर ये जो गाइडलाइंस है ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने निकाली है फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज। ये एडवाइजरी बताती है कि जो भी लाइव स्पीसीज हैं चाहे वो एनिमल हो या प्लांट स्पीसीज हो जो मूव हुए हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल रेंज लोकेशन टू ए न्यू लोकेशन। तो जो भी अपनी लोकेशन से नई लोकेशन को मूव करते हैं तो उनके लिए ये जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर है वो किया जाना है। सेवरल एक्सोटिक स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्मॉल मैमल्स एंड फिशेज एंड इवन सम प्लांट्स आर इम्पोर्टेड। तो इन सारी स्पीसीज का इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन कोई डिटेल्स नहीं उपलब्ध है मिनिस्ट्री के पास। और इसके बाद इस पर्टिकुलर नॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो डिटेल्स है इनको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि एक्सोटिक लाइव स्पीसीज शैल बी कंस्ट्रूड टू मीन ओनली द एनिमल्स नेम्ड अंडर अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 ऑफ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फौना। तो साइट्स जो प्रोविज़न है, साइट्स जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत अपेंडिक्स 1, 2 और 3 में जो एनिमल्स आते हैं तो उनके रिकॉर्ड रखने के लिए ये जो गाइडलाइंस है वो इशू की गई हैं। और जो भी स्पीसीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आती हैं उनका तो ट्रेड किया ही नहीं जा सकता। वो उससे रिलेटेड स्पीसीज का ट्रेड करना बैन है। तो WPA 72 के अंतर्गत जितनी स्पीसीज हैं उनका ट्रेड इलीगल बनाया गया है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपर स्क्रीनिंग के लिए लाई जा रही है। अभी तक की जो कंडीशन थी वो जब भी इंपोर्ट होता था दैट इज बीइंग मेड थ्रू डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दैट आर नॉट केप्ट इन लूप। तो अभी जो भी ट्रेड होता था वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू होता था, और स्टेट के जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते थे उन्हें पता ही नहीं होता था कि कौन सी स्पीसीज इंपोर्ट की गई। तो ये पर्टिकुलर गाइडलाइन के बाद इन स्पीसीज को ट्रेस करने और स्क्रीन करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। फॉर न्यू एक्सोटिक लाइव स्पीसीज द इम्पोर्टर शुड ऑब्टेन ए NOC फ्रॉम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। जो भी इंपोर्ट करने वाला पर्सन है, कोई भी अगर इंपोर्ट करेगा तो उसे चीफ वाइल्ड लाइफ गार्डन ऑफ स्टेट का जो भी चीफ वाइल्ड लाइफ गार्डन होगा उससे NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही इंपोर्ट किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग स्पीसीज का जो स्टॉक है वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर किसी पर्सन के पास कोई एक्सोटिक
लाइव स्पीसीज है तो उसका स्टॉक भी बताना पड़ेगा, और इन केस अगर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए एनओसी लेनी पड़ेगी चीफ वाइल्ड लाइफ गार्जियन के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, वायरस मे हैव इमर्ज इन अगस्त। अभी बोस्टन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिसर्च स्टडी की गई, बोस्टन यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा। उसमें चाइना के कुछ लोकेशंस को एनालाइज करने के बाद, वुहान सिटी के जो लोग हैं उनके मूवमेंट को देखने के बाद, ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक मूवमेंट को देखने के बाद, और पिछले साल चाइना में जो इंटरनेट पे सर्चेज हुई हैं उनको देखने के बाद, ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अगस्त 2019 में ही ये जो वायरस है ये इमर्ज हो गया हो चाइना में, बिकॉज जो हॉस्पिटल्स में ट्रैफिक है, लोगों का आना जाना है, वो अगस्त में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और चाइना के जो सर्च इंजन है जिसका नाम है बाइडू, चाइनीज सर्च इंजन बाइडू में लोगों के द्वारा डायरिया और फ्लू चीज़ों को बहुत तेज़ी से सर्च किया जाना शुरू हुआ था अगस्त 2019 के टाइम से। तो उस समय माना जा सकता है कि चाइना में बड़े लेवल पर ये जो वायरस है ये फैल गया था, बट चाइना की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई किसी भी कंट्री को, और ना ही WHO को दी गई। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इनके प्रोफेसर, इनके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने चाइना के कोविड-19 के केसेस को स्टडी करने के दौरान ये जो बात है वो कही। S&P अफर्म्स इंडियाज रेटिंग एंड आउटलुक। तो ग्लोबल रेटिंग मेजर S&P ने इंडिया की जो रेटिंग है BBB- उसको मेंटेन किया है, और लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड ये माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि स्टेबल रेटिंग दी है S&P ने। रेटिंग एजेंसी ने बोला है कि जो भी रिस्क है लॉन्ग टर्म का वो बढ़ रहा है, और अगर रिफॉर्म प्रोसेस जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बताई जा रही है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो कंट्री का लॉन्ग टर्म स्टेबल रहने वाला है, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखी जा सकती है। इससे पहले मूडीज ने भी अपनी जो रेटिंग है Baa3 माइनस कर दी थी, विच वॉज लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और उसके नीचे तो जंक रेटिंग मानी जाती है। तो मूडीज ने भी अपनी लोवेस्ट रेटिंग की थी, और अब S&P ने भी लोवेस्ट रेटिंग ड्यू टू स्लो ग्रोथ इन GDP के कारण दी है, और जो आउटलुक है वो निगेटिव रखा था। तो ये जो प्रोविज़न गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए हैं वो अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो माना जाएगा कि 2 से 3 साल में, 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर में बाउंस बैक किया जा सकता है, और GDP अपने लेवल पे वापस आ सकती है। मूडीज और S&P रेटिंग एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज को रेटिंग देती हैं, रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, और इन रेटिंग के बेसिस पे जो भी इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टर अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं किसी कंट्री में जाके। बिजनेस स्पेस की सेकंड न्यूज़ है, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स विल हेल्प लोकल प्लेयर्स। तो नीति आयोग के एक मेंबर हैं VK सरस्वत, उन्होंने बोला है कि एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स बैट को इम्प्लीमेंट किए जाने की ज़रूरत है, या ये जो बैट टैक्स है इसको इम्पोज किया जाना चाहिए उन मटेरियल पे जो बाहर से आते हैं। इंपोर्ट किए जाने वाले जो भी सामान है उन पे बैट लगाया जाना चाहिए। अब ये बात क्यों की गई इनके द्वारा, बिकॉज जो लोकल सप्लायर हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि उनके जो मटेरियल हैं वो काफ़ी महंगे हैं, और जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो सस्ते मटेरियल हैं। तो बैट की यहाँ पर जो बात की जा रही है, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, इट इज़ अ ड्यूटी दैट इज प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ये इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाई जाए ऐसा प्रपोज किया गया है, इन एडिशन टू कस्टम लेवी दैट गेट चार्ज एज द एंट्री ऑफ पोर्ट। तो इंपोर्टेड मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी तो लगती ही है, CD तो लगती है कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर बैट भी लगे, बॉर्डर रीएडजस्टमेंट टैक्स, जिसके कारण इंपोर्टेड मटेरियल थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा और लोकल प्लेयर्स को थोड़ी सी सहूलत होगी, और उनके जो मटेरियल है वो इंपोर्टेड मटेरियल के रिस्पेक्ट में सस्ते दिखेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली लोकल मटेरियल पे लगाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, या फिर मंडी टैक्स, या फिर अगर क्लीन एनर्जी सेस की बात करें, रॉयल्टी की बात करें, तो ये सारे टैक्स टाइम टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा लोकल प्रोडक्ट्स पे लगाए जाते हैं। इन टैक्सों का जो इम्प्लीकेशन है वो केवल लोकल प्रोडक्ट्स पे पड़ता है, इंपोर्टेड गुड्स पे ये टैक्स नहीं लगते, जिसके कारण लोकल प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है और इंपोर्टेड गुड है जो वो नॉर्मली एडवांटेज पोजीशन में आ जाते हैं लोकल प्रोडक्ट के मुकाबले।
तो यहाँ पर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स से लोकल प्रोडक्ट को एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देने की कोशिश की जाए, ऐसा प्रपोज किया गया है। अरविंद टू ऑफर एंटी वायरल फैब्रिक। अरविंद लिमिटेड जो कि एक टेक्सटाइल टू रिटेल कॉन्ग्लोमरेट है, टेक्सटाइल कंपनी भी है और रिटेल कंपनी भी है, दैट हैज एंटर्ड इनटू टेक्निकल कोलैबोरेशन विद स्विस टेक्सटाइल इनोवेटर HEIQ मटेरियल्स AG एंड ताइवान स्पेशलिटी मेजर जिनटेक्स कॉर्पोरेशन। तो ये इंडिया की जो कंपनी है उसने स्विस कंपनी से टाइप किया है और ताइवान की एक स्पेशलिटी कंपनी से टाइप किया है टू इंट्रोड्यूस एंटी वायरल वीरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर इट्स ब्रांड नेम इंटेली फैब्रिक। तो ये जो नाम दिया गया है इस ब्रांड को, इंटेली फैब्रिक दिया गया है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी है एंटी वायरल वीरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एंटी वायरल वीरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू अरविंद लिमिटेड के द्वारा शर्ट्स बनाई जाएंगी, फैब्रिक बनाए जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स बनाए जाएंगे और इवन फेस मास्क भी बनाया जाएगा, और इसकी एंटी वायरल प्रॉपर्टी के कारण इसका जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। इसमें HEIQ वीरो ब्लॉक इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ग्लोबल एंटीवायरल प्रोडक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय दिस कंपनी। HEIQ वीरो ब्लॉक एडवांस एंटीवायरल प्रोडक्ट है। तो वायरस से रिलेटेड अगर प्रोटेक्शन दी जानी है तो उसके लिए ये जो गारमेंट्स है जो स्विट्जरलैंड की इस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं ये काफ़ी इफेक्टिव और नई टेक्नोलॉजी के साथ माना जा रहा है। इसकी जो इफिकेसी, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड टू क्लेम सच इफिकेसी ऑन SARS-CoV-2। तो सार्स कोरोना वायरस के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इसको माना गया है। HEIQ वीरो ब्लॉक इज स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एडवांस सिल्वर एंड वैसाइल टेक्नोलॉजी दैट हैज proven effective against human coronavirus 229E and SARS-CoV-2 causing COVID-19 with 99.99% reduction of virus in 30 minutes। तो एंटीवायरल फैब्रिक जो सार्स कोविड-19 के वायरस को भी रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसीलिए अरविंद लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड और ताइवान की कंपनी के साथ मिलके इंटेली फैब्रिक के नाम से ये जो टेक्नोलॉजी है गारमेंट्स में वो स्टार्ट की है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी है वीरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वीरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। और पहली बार इंडिया में इस तरह की एंटीवायरल टेक्नोलॉजी लाई जा रही है एंटीवायरल फैब्रिक के लिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब लास्ट में आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस हैं 6 जून, 7 जून, 8 जून या फिर 9 जून। आज का दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे 2020? तो वर्ल्ड का जो है 2020 के लिए उसकी क्या थीम थी? क्लीन ओशियन, प्लास्टिक फ्री ओशियन, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन या फिर पॉल्यूशन फ्री ओशियन। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।